गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जर्नल एंट्री के दूसरे लेक्चर में इन करते हैं। पिछली क्लास में हमने रूल ऑफ जर्नल एंट्री बताया था और आज मैं फिर से यहाँ कोने पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एसेट्स, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो ये क्रेडिट होता है, इसका नेचर क्रेडिट होता है, डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। एसेट्स, एक्सपेंस और ड्रॉइंग का नेचर होता है जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। और आज हम एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है तो मैं उसी को ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है जर्नलाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, तो मैं इसी को ले रहा हूँ, एक एक ट्रांजेक्शंस को, और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹75,000। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन में फिर मैं आज रिपीट कर रहा हूं कि ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम एंट्री करेंगे कहां? बिजनेस के बुक में। और बिजनेस के बुक में जो प्रोप्राइटर ने 75,000 दिया है, जो 75,000 प्रोप्राइटर ने दिया है वह बिजनेस रिटर्न करेगा और एक लाइबिलिटीज के रूप में दिया है जिस लाइबिलिटीज का नाम है कैपिटल। और जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। कैश बिजनेस में इंक्रीज कर रहा है, कैश इंक्रीज कर रहा है, कैश एसेट्स है, एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 75,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर? दूसरा ट्रांजेक्शन हम लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। परचेज गुड्स, पिछली क्लास में मैंने गुड्स का कंसेप्ट बताया था कि जब हम किसी भी सामान को खरीद कर लाते हैं बेचने के मोटो से तो वह गुड्स होता है, और जब गुड्स को परचेज करते हैं तो एक्सपेंस होता है, और जब गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको हम लोग परचेज के हेड में लिखते हैं। तो गुड्स एक्सपेंस के रूप में इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। और कैसे कर रहे हैं भाई? तो हम गुड्स को नगद खरीद रहे हैं, तो नगद जब खरीद रहे हैं तो हमारा कैश जो है डिक्रीज कर रहा है। तो कैश डिक्रीज कर रहा है, कैश क्या है? एसेट्स है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, दिख रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको राइट डाउन कर लिया जाए, मार्कर अभी सूखा हुआ नहीं है। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको गुड्स भी हम लिखेंगे तो सही है, लेकिन हम लोग शुरू से ही परचेज के हेड में ही डालेंगे 10,000। ठीक है? अब आइए हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस लेते हैं, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। सोल्ड गुड्स टू स्वाति, राइट डाउन कर लीजिए या बुक निकाल लीजिए आप लोग एनसीईआरटी की। सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000। सोल्ड गुड्स टू स्वाति का मतलब हुआ
सामान स्वाति को बेचा गया क्रेडिट पे, उधार पे। सामान हमने जब बेचा, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज करता है। रेवेन्यू, अब देखिए यहाँ मैं इनकम हो या रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, ये तीनों का नेचर एक ही होता है। इधर एक्सपेंस में एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया या लॉस हो गया, ये तीनों का नेचर एक ही है, साइनोनाइम्स है। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या ट्रांजेक्शन है? सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000। इसका मतलब क्या हुआ? स्वाति को उधार पे माल बेचा। तो स्वाति को जब उधार पे हम माल बेचेंगे तो बाद में हम उससे पैसा लेंगे, तो बाद में पैसा लेंगे तो बिजनेस के लिए स्वाति जो हो गई एसेट्स हो गई, स्वाति जो हो गई एसेट्स हो गई। जब एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो वह डेबिट होता है। और रेवेन्यू खड़ा हुआ, जब रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है या इनकम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और यह क्रेडिट किस रूप में हुआ है? सेल्स के रूप में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? स्वाति अकाउंट डेबिट, स्वाति's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 being goods sold to स्वाति। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं परचेज्ड फर्नीचर। परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। इसका मतलब हुआ नगद फर्नीचर खरीदे। फर्नीचर खरीदा तो इसका मतलब गुड्स नहीं है, फर्नीचर का मतलब दुकान का फर्नीचर खरीदा गया। जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो वह दुकान के लिए एसेट्स है। और कैसे खरीदे? नगद खरीदे। तब देखिए दुकान में एक एसेट जो कि फर्नीचर के रूप में है वो इंक्रीज कर रहा है, और एक जो कैश है वह भी एसेट्स है, वह डिक्रीज कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? जो एसेट्स इंक्रीज करता है वो डेबिट, और जो एसेट्स डिक्रीज करता है वह क्रेडिट होता है। तो आइए इसकी एंट्री क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, 10,000 थे, 10,000 जो भी अमाउंट है हम डाल देंगे, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। क्लियर? अब यहां हम परचेस्ड फर्नीचर, अब यहां इसको गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स के केवल केस में हम गुड्स या परचेज लिखेंगे। या फर्नीचर है, इसका मतलब कि यह बिजनेस का फर्नीचर खरीदा गया है। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। देखिए जब फुल सेटलमेंट की जब बात आती है, देखिए ऊपर क्वेश्चन में स्वाति को बेचा गया था माल 5,000 का क्रेडिट पे, सोल्ड गुड्स टू स्वाति ₹5,000। तो हमने एंट्री किया था स्वाति अकाउंट डेबिट, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000। लेकिन कहा रहा इस क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट ₹4,000। यानी कि फुल सेटलमेंट में 5,000 के बदले में 4,000 रिसीव कर लिया गया। यानी कि 4,000 रिसीव कर लिया गया कैश के रूप में। कैश क्या है भाई? कैश एसेट्स है, और जब एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन कह रहा है कि फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि स्वाति से 5,000 लेना था, स्वाति से हुआ कि चलो भाई आप 5,000 की जगह पे 4,000 दे दो, हमारा तुम्हारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। यानी कि 1,000 इसने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट क्या है? बिजनेस के लिए 5,000 की जगह पे 4,000 हमने रिसीव किया, तो 1,000 क्या हो गया? हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया, हमारे लिए नुकसान हो गया। तो डिस्काउंट जब नुकसान होता है, जब एक्सपेंस होता है,
तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और हिसाब किताब कितना था, स्वाति से कितना पैसा लेना था, 5000। तो स्वाति का हिसाब किताब क्लियर हो गया 5000 का। यानी एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस है पेड रेंट। पेड रेंट का मतलब क्या हुआ, दुकान का किराया दिया, पेड रेंट। पेड रेंट, पेड रेंट रुपीज 1000। अब देखिए पेड रेंट रुपीज 1000 का मतलब क्या हुआ, पेड रेंट रुपीज 1000 का मतलब हुआ 1000 रुपया किराया दिया, यानी कि दुकान का रेंट किराया पे दिए हैं। दुकान का जो रेंट है मकान मालिक आया और दुकान से हमने कैश निकाल कर और मकान मालिक को दे दिया। तो दुकान का जो किराया है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और जब हमने कैश निकाल कर मालिक को दे दिया तो क्या हो गया, मेरा कैश डिक्रीज कर रहा है। तो कैश डिक्रीज कर रहा है, रेंट जो है एक्सपेंस है और कैश जो है डिक्रीज कर रहा है, यह एसेट्स है। तो क्या होगा, एसेट्स डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होगा, इसलिए इसकी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, डेबिट 1000, क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड सैलरीज। दुकान में कोई स्टाफ काम कर रहा है और उसका तनख्वाह दिया गया, उसकी सैलरी दी गई, पेड सैलरीज, पेड सैलरीज रुपीज मान लेते हैं 5000, पेड सैलरीज 5000। यानी कि दुकान में कोई एक स्टाफ काम कर रहा था, उसको महीने के लास्ट में सैलरी दिया गया। तो जब सैलरी दिया गया तो हम क्या करेंगे, दुकान का कैश निकालकर उस स्टाफ को दे दिए। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और जो कैश है वो डिक्रीज कर रहा है। कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। क्लियर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में इन करते हैं एनसीईआरटी के बुक से। और पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,75,000। लिख लीजिए या देख लीजिए 1,75,000। कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,75,000। बिल्डिंग रुपीज कैश 175,000, बिल्डिंग रुपीज 1,00,000। इसको समझते हैं। कमेंस बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,75,000, बिल्डिंग रुपीज 1,00,000। इसका मतलब हुआ कि मालिक ने बिजनेस को नगद भी दिया 1,75,000 रुपए और बिल्डिंग भी बना के दिया। यानी कि प्रोप्राइटर ने कैश भी दिया 1,75,000 और बना के बिल्डिंग भी दे दिया कि लीजिए दुकान जी आप इसमें बिजनेस करिए। और हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, बिजनेस के बुक में कर रहे हैं। तो क्या होगा, दोनों एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, और कैश जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, और जब एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। यानी कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस को 1,75,000 कैश दिया और 1,00,000 का बिल्डिंग दिया, यानी कि 2,75,000 कैपिटल दिया।
जो कि बाद में बिजनेस को रिटर्न करना होगा टू कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गिविंग, या नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर। आइए दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज हाउ मच, 75,000। गुड्स का कंसेप्ट क्लियर है। हमने बताया है कि जब गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको परचेज लिखते हैं, और परचेज ऑफ गुड्स इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। और कैसे खरीदा है हमने, कैश खरीदा है। तो दुकान का कैश डिक्रीज कर रहा है, और जब एसेट्स घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या होगा, टू कैश होगा। कितना, 75,000। और इसको क्या लिखेंगे, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन जब गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, गुड्स भी लिखेंगे तो सही है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स भी सही है, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू रमेश। सोल्ड गुड्स टू रमेश, यानी रमेश को माल बेचा। कैसे भाई, तो क्रेडिट पे, उधार पे। जब हम गुड्स को बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। सोल्ड गुड्स टू रमेश, कितना, 30,000। सोल्ड गुड्स टू रमेश रुपीज 30,000। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश को उधार पर माल बेचे। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश को उधार पर माल बेचे। जब हम रमेश को उधार पे माल बेचेंगे तो बाद में रमेश से पैसा लेंगे। एंट्री क्या कर रहे हैं, बिजनेस के बुक में कर रहे हैं। सेल जब हुआ, गुड्स का जब सेल हुआ तो क्या हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज किया। जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब गुड्स को सेल करते हैं तो मैंने बताया है कि टू सेल्स लिखते हैं। गुड्स भी लिखेंगे तो सही है, लेकिन गुड्स हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू सेल्स लिखेंगे, और पैसा बाद में मिलेगा। तो रमेश क्या हुआ बिजनेस के लिए, एसेट्स हुआ। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000, और लिख देंगे नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। क्लियर। अब आइए पेड वेजेस। पेड वेजेस रुपीज 500। 500 रुपया मजदूरी दिए। 500 रुपया मजदूरी दी, इसका मतलब दुकान में कोई वर्कर काम कर रहा है और उसको हमने क्या किया, वेजेस दिया। दुकान का कैश निकाल कर उसको 500 रुपया दे दिया। और जो मजदूरी जो हुई दुकान के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और कैश डिक्रीज किया, कैश क्या है, एसेट्स है। जब एसेट्स डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 बीइंग वेजेस। क्लियर। अब आइए सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या हुआ, नगद बेचे। नगद जब हम बेचते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कस्टमर आया और हमने उसको नगद बेचा पैसा लेके। देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज मान लीजिए 5,000। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश का मतलब हुआ नगद बेचा। तो नगद बेचेगा तो क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, रूल ऑफ जनरलिटी में देखिए, जब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और रेवेन्यू किस रूप में है,
सेल्स के रूप में है, तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैश पढ़ा हमारे बुक में, एसेट्स है कैश, कैश जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट है, लेते हैं एक एग्जांपल, कैश पेड टू सुधीर डिस्काउंट अलाउड। चलिए एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैश पेड टू सुधीर, कैश पेड टू सुधीर ₹26,700, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ₹300। इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं, कैश पेड टू सुधीर डिस्काउंट अलाउड ₹300। देखिए सुधीर को हमें देना था कितना रुपया, 27,000, 27,000 हमको देना था। सुधीर को हमने 26,700 पेड किया और 300 उसने हमको डिस्काउंट दिया। तो जब हम कैश पेड किए तो 300 डिस्काउंट हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। क्लियर। तो डिस्काउंट के रूप में हमको इनकम हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम है, और डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, 300 क्रेडिट हो गया। और कैश हमने पेड किया, कैश पेड किया तो कैश क्या है, एसेट्स है। तो जब एसेट्स जब घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश भी क्रेडिट हो गया 26,700, ठीक है। और पेड किसको किए, सुधीर को पेड किए, सुधीर को देना था। अब उसका नाम हम अपने बुक से काट के हटाएंगे, पहले सुधीर हमारे यहाँ लाइबिलिटीज के रूप में दिख रहा होगा, अब उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी जिसको पेड किए उसका नाम हम डेबिट कर देंगे। सुधीर से अकाउंट डेबिट कितना, 27,000। इसकी एंट्री क्या हो गई, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट अलाउड बाय सुधीर, यानी डिस्काउंट अलाउड बाय सुधीर, या लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर। अब आइए, दिया है ट्रांजेक्शन, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ, दुकान से पैसा निकाल के घर के यूज के लिए ले गए। ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, कौन ले गया, प्रोप्राइटर। दुकान से प्रोप्राइटर घर ले गया पैसा, और इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और जब ड्रॉइंग्स बढ़ता है, हमने लिखा है ड्रॉइंग्स जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। यानी कि बिजनेस के लिए जब प्रोप्राइटर जब घर लेके जाएगा दुकान से, कुछ भी कैश ले जाए, गुड्स ले जाए, तो वह क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स कहलाता है। When proprietors withdrew cash or goods for personal use from business, that is called drawings। और ड्रॉइंग्स का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। या यूं कहें कि ड्रॉइंग्स इज जस्ट लाइक एसेट्स फॉर बिजनेस। तो जब एसेट्स बढ़ता है, ड्रॉइंग्स बढ़ता है, तो वह क्या होता है, डेबिट होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना ले गया भाई, तो 5,000। कितना टाइम हो गया, 24 मिनट। क्लियर। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश withdrew for personal use। ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कार्टेज पेड, कार्टेज पेड ₹500। कार्टेज पेड किए तो क्या हुआ, पेड किए कैश के रूप में, कैश डिक्रीज हुआ तो क्या लिखेंगे, कैश एसेट्स है, डिक्रीज होगा तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 5,000, कार्टेज अकाउंट डेबिट 500। नरेशन लिख देंगे, बीइंग
कार्टेज पेड। अब लेते हैं ट्रांजेक्शन्स, लेते हैं रेंट पेड बाय चेक। रेंट पेड बाय चेक ₹1000। इसका मतलब क्या हुआ? रेंट पेड बाय चेक, इसका मतलब कि दुकान का किराया हमने चेक काट के दिया। जब चेक काट कर देते हैं तो क्या करते हैं, हम दुकान के बैंक खाते से के नाम से हमारे पास चेकबुक है, जब हम चेक काट के किसी को देते हैं तो हमारे बैंक से पैसा निकलकर उस आदमी के पास चला जाता है या उसके खाते में चला जाता है, यानी कि बैंक बैलेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। दुकान का बैंक बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और रेंट पेड बाय चेक, चेक काट के दिए, यानी कि दुकान का जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज कर गया। और दुकान का बैंक बैलेंस डिक्रीज किया तो बैंक बैलेंस क्या है, एसेट्स है। और जब एसेट्स घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट क्या होगा, टू बैंक। और डेबिट क्या होगा, रेंट। रेंट पेड किया गया है और रेंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो इनकी क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। चलिए हो गया। अब लेते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिख लिया आप लोगों ने, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000, यानी कि दुकान का पैसा दुकान के बैंक अकाउंट में जमा किया। डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, हमने दुकान का कैश लिया और दुकान के बैंक खाते में ले जाके 5000 जमा कर दिया, यानी कि दुकान का कैश जो है वो डिक्रीज कर रहा है। कैश क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और बैंक बैलेंस क्या हुआ, दुकान का बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस क्या है, एसेट्स है, और जब एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 मान लीजिए कि हमने जमा किया तो 5000, नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर। चलिए अब एक लेते हैं एग्जांपल, मशीन परचेस्ड फ्रॉम प्रज्ञा। मशीन परचेस्ड फ्रॉम प्रज्ञा, हमने दुकान के लिए मशीन परचेस्ड फ्रॉम प्रज्ञा का मतलब क्या हुआ, हमने मशीन परचेस्ड फ्रॉम प्रज्ञा ₹20,000, यानी कि दुकान के लिए मशीन हमने खरीदा। कैश का यहाँ जिक्र नहीं है तो हम इसको मानेंगे कि क्रेडिट पे हमने खरीदा, उधार पे खरीदा। जब हम खरीदे तो बाद में तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, किसको भाई पैसा देना पड़ेगा बाद में, प्रज्ञा को देना पड़ेगा। और मशीन हमने दुकान के लिए खरीद के लाया, तो मशीन क्या है दुकान के लिए, मशीन जो है एसेट्स है, तो एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो मशीन अकाउंट डेबिट, और बाद में पेमेंट करना पड़ेगा प्रज्ञा को, तो प्रज्ञा को हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज खड़ी करेंगे। तो टू प्रज्ञा's अकाउंट 20,000, नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम प्रज्ञा, क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं पर रुकते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में फिर जर्नल एंट्री एनसीईआरटी की बुक से ही डिस्कस करेंगे, और आराम से हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को रूल ऑफ जर्नल एंट्री लर्न हो गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। ठीक है, तब हम लोग आज की क्लास अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।